नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शुद्ध देसी राजनीति, यानी पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। सवालों की गर्मी से वो अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो जाएं, लेकिन कैमरे पे वो गुलाबी मुस्कुराहट चेहरे पे बनी रहे। यही तो है पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। सवालों की तपिश ऐसी कि अंदर ही अंदर पसीने से तरबतर हो जाएं, लेकिन रुमाल से चेहरे को साफ करते हुए एकदम फ्रेश नजर आ जाए। यही तो है पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। और मोहब्बत और इश्क के जंजीरों में जिनको आज हम जकड़ने आए हैं, वो खास हैं। खास इसलिए है कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की जब भी चर्चा होगी तो उनका नाम बड़े जोर शोर से लिया जाएगा। एक परिवार जिसकी अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, एक विरासत है। देवीलाल जी, जिनके बारे में न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, वो एक राजनीतिक परिवार जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके विरासत को लोग आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये परिवार दो हिस्से में टूटकर एक पार्टी दो पार्टी में बन गई, और फिर उनके बेटे के लिए चुनाव के पहले आया सीएम का नारा लगता था। चुनाव हुआ तो सीएम ना से ही डिप्टी सीएम हो गए। अब आप समझ गए होंगे मैं बात किनकी कर रहा हूँ। जी हाँ, डॉक्टर अजय सिंह जी। और नया पता है जेजेपी, हालांकि अब तो पता पुराना हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। ये पॉलिटिक्स का नमकीन इश्क है जी। जवान तो कभी भी आप भी रहे होंगे, हालांकि माशाल्लाह अभी भी आप उतने ही जवान दिखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स वाला इश्क है उसमें कई रस होते हैं। जी। शुरुआत में किसानों की मोहब्बत से करना चाहता हूं। आपकी पार्टी पुरानी वाली आईएनएलडी, नई वाली जेजेपी, जी। मूलतः ये कहा जाता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली पार्टी रही है और एक बड़ा समर्थन आपको उस इलाके से मिलता रहा है। हालांकि वोट सबको सब जगह से मिलते हैं, लेकिन एक कहा जाता है, जैसे बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि शहरी पार्टी है, शहर के वोटर्स हैं। अब ये किसान आंदोलन 9 महीने हो गए। महापंचायत अभी मुजफ्फरनगर में, और बहुत ही विशाल महापंचायत हुआ। जी। ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में आप लोग अपने आप को देखते हैं कि कहां फंस गए। राजनीति में उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जी। प्रजातंत्र में निर्णय चुनाव के वक्त पे जनता करती है। उससे पहले क्या क्या होता है, क्या क्या होता रहा है, उसके पर्दे के पीछे झांक करके देखो तो इतिहास अपने आप में उन बातों को दोहराता रहता है। मैं और ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूँगा, पर आपको पिछले मोदी जी की टर्म का उल्लेख करता हूँ। जब उन्होंने नोटबंदी की थी जी, पूरे देशव्यापी विरोध हुआ था और लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तो इनके पतन के दिन शुरू हो गए। मतलब गए अब। हाँ जी। फिर उसके बाद जीएसटी लागू की गई, उसमें भी बड़ा बवाल हुआ। और ज़्यादा हुआ कि शहरी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं जी, और इससे तो बिल्कुल ही मामला साफ हो गया। और व्यापारियों से जुड़ा हुआ मसला। और गुजरात में भी जी, इस बात का बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ। सूरत जैसे शहरों में बड़े, और जीएसटी में शुरू में कंफ्यूजन था भी बहुत। जी जी। परंतु चुनाव आते आते परिस्थितियां सारी बदल गई। आपने देखा कि जिन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन में रोष था, वो सारी बातें गौण हो गई। और लोगों ने पुलवामा पे, 370 पे, 134 बी पे, पता नहीं किन किन बातों पे वोट दे करके पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से जिता करके भेजने का काम। भाई, राजीव गांधी के उस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो मेजॉरिटी आई थी राजीव गांधी को, उसके बाद
फुल मेजोरिटी है, थंपिंग मेजोरिटी अभी आई। अभी आई जी। तो ये तो परिस्थितियां बदलती रहती है। मतलब तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये किसान वाला मुद्दा है, चलिए ठीक है अभी है, चुनाव के वक्त में ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब लोग भूल जाएंगे। मैं हमारा ही उदाहरण दे करके फिर बता दूं आपको। जी। 1984 में हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, देश में हुए। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें हार गए थे और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि चौधरी देवीलाल अब वोट के नाम पे कागज बेशक चुग लें, वोट तो मिलता नहीं। और फिर सरकार बन गई। 1985 आया, चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध का आंदोलन शुरू किया और आपने देखा कि 87 आते आते क्या हालात हुए। लहर। जहां 10 की 10 सीटों पे हमें साफ कर दिया था, वहां 85 सीटें देकर के लोगों ने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने का काम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन अभी जो लग रहा है कि जेजेपी के लिए बड़ा डैमेजिंग, या जिसकी भी पार्टी किसान आंदोलन की जहां तक बात है, हम सदा किसान के हिमायती रहे, हितैषी रहे। आपने भी कहा कि किसान के नाम से ही हमारी पार्टी है। चौधरी देवीलाल की राजनीति सारी उम्र किसान की रही, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमने फर्स्ट डे से ये कहा था भी किसान के जहां कहीं भी हित का मामला आएगा हम उनकी रक्षा करेंगे और किसी तरीके से किसान का अहित नहीं होने देंगे। एमएसपी की बात जब चली, हमने सबसे पहले ये कहा कि अगर किसान की एमएसपी काटी गई तो हम सबसे पहले सरकार को तिलांजलि देने वाले लोग होंगे। ठीक है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे 10 से ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जहां 2 फसल एमएसपी पे बिकती है, राजस्थान साथ लगता प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पे बिकती नहीं। और एमएसपी प्राइस पे ही नहीं, उससे ज़्यादा पे बिक रही है। आज का आप मार्केट का पता लगा लें कि सरसों क्या भाव बिक रही है, सरसों का एमएसपी रेट क्या है। उसका तो एक कारण ये भी है ना अजय जी कि पाम ऑयल पे बैन हो गया। चलो सरसों का तो पाम ऑयल की बात कर तो रहे हैं, सरसों के तेल का डिमांड बढ़ गया तो रेट बढ़ गया। मैं बाजरे पे आ जाता हूँ जी, जिसे कोई खरीदार लेने के लिए तैयार नहीं होता था। हमने गेहूं से भी ऊंचे दाम पे 2250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकवाया और प्रदेश में किसान का दाना दाना हमने ना केवल खरीद करने का काम किया बल्कि उसकी पेमेंट उसके खातों तक पहुंचाने का काम किया। मतलब एमएसपी नहीं हटेगा, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है, गारंटी। अच्छा, आप तो इतने सुलझे हुए आदमी हैं, आईएनएलडी में भी बड़ी जबरदस्त भूमिका रही उस संगठन खड़ा करने में, फिर तो एक नई पार्टी बना दी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चैनल के लॉन्चिंग टीम में था, ये चैनल लॉन्च, तो आपने भी तो कई सारी, वो तो तगमा आपके पास भी है। ये एमएसपी अगर नहीं हटेगा तो इसको कागज पे 2 लाइन लिख देने में क्या दिक्कत है? तो अब इसके लिए तो किसान बातचीत के लिए बैठे तो सही, वो तो एक ही मुद्दे को पकड़े हुए हैं कि ये कृषि कानून काले कानून हैं। जी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बताओ तो सही इसमें काली चीज क्या है, और आप बैठ करके बातचीत करो, जो काली चीज है उसे रिमूव कर देंगे। तो बातचीत, बैठकों का दौर तो बहुत चला, तो बातचीत रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। अब उसके बाद तो जब से 26 जनवरी के बाद से तो बंद है, उसके बाद एक ही बात पे बाजिद हैं। इस सड़क पे बैठने से तो समस्या का समाधान नहीं होता शशि जी, समाधान तो बातचीत के जरिए ही होता है। और बातचीत के लिए वो भी 2 कदम आगे रखें, 2 कदम सरकार भी बढ़ेगी, तभी बातचीत होगी, तभी हल होगा। तो ये किसान आजकल आपकी बात नहीं सुनते, आप उनको समझाइए, बोले कि चलो, दुष्यंत को मैं देख रहा था, हम तो रोजाना दुष्यंत कह रहे थे हम बस लेके चलते हैं, चलो। हम तो रोज कहते हैं, आज भी कहता हूं मैं तो, हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। कृषि कानून बनाए तो केंद्र की सरकार ने बनाए। अगर हरियाणा प्रदेश में उसकी किसी की हिस्सेदारी थी तो 10 चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबरों की थी, 5 राज्यसभा के सदस्यों की थी। परंतु किसान खड़े होकर सड़क पे इस्तीफा मांगते हैं, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे। दुष्यंत चौटाला ने कहीं कृषि कानून पे सिग्नेचर किए हैं, लागू करवाने में उसका योगदान है, किस चीज का इस्तीफा दे दे? मतलब वो उस पार्टी में जिसने लागू किया है, उसकी सरकार चलवा रहे हैं। उसकी सरकार चलवा रहे हैं,
पर जिन लोगों ने कानून बनाया, जिन्होंने लागू करवाया, उनसे इस्तीफे मांगे। हमारे यहाँ पे सुनीता दुग्गल जी से इस्तीफा मांगे, विजेंद्र सिंह हिसार के सांसद हैं, उनसे इस्तीफा मांगे। सरकार में भागीदार राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो सांसद हैं, उनसे इस्तीफा मांगे। कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा मांगे। दुष्यंत के इस्तीफा देने से कोई समस्या का हल होता हो तो मैंने तो सार्वजनिक तौर पे कहा है, मीडिया के समक्ष भी कहा है, आज पुनः आपके बीच में दोहराता हूँ। मेरी जेब में तो 10 के 10 के इस्तीफे हैं, आप ले जाओ, किसी समस्या का हल करवा लाओ। इस्तीफा तो दुष्यंत के चाचा ने भी दिया था, कोई हल निकला क्या? एक मेंबरी थी वो और चली गई। आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि दुष्यंत का इस्तीफा इसलिए मांगते हैं क्योंकि 10 लोगों के समर्थन से हरियाणा की सरकार चल रही है। अरे हरियाणा की सरकार गिर भी जाएगी तो क्या समस्या का हल हो जाएगा क्या? मतलब एक झटका लगेगा, किसानों को लगता है कि एक झटका लगेगा, एक झटका तो दिया जाएगा। 8 महीने से आंदोलन पे बैठे ही है ना। हाँ। 8 महीने से हरियाणा प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पे किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी करनाल में प्रदर्शन हो रहा है। ये किसानों पे जो लाठीचार्ज हो जाता है उसके बारे में क्या कहना है? हम तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर नहीं है, कहा है कि किसान पे लाठी चलाना निंदनीय है। पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं। पर उनसे भी कहते हैं कि वो भी किसी पे लाठी बरसाने का काम ना करें, किसी पे पत्थर फेंकने का काम ना करें। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, वो करें, परंतु कानून हाथ में लेने का अधिकार तो उनको भी नहीं है। लगता नहीं है कि आपको हरियाणा सरकार जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए किसान आंदोलन को, वो हैंडल नहीं कर पा रही है? किसान हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं, ये तो केंद्र की सरकार को हैंडल करना चाहिए। और मैंने बताया ना कि बात तभी बढ़ती है जब दोनों एक सोच के साथ आगे बढ़े। अब किसान भी बाजिद है, वो भी आगे नहीं बढ़ रहे, वो एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात पे अड़े हुए हैं। तो वो बातचीत का रास्ता अपनाएंगे तभी कोई हल निकलेगा। किसकी तरफ गलती ज्यादा है? किसानों की तरफ, क्योंकि 2 ही पक्ष है ना इसमें, एक केंद्र सरकार है, किसान। एट फॉल्ट कौन ज्यादा है? किसी का पक्ष ले ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि बातचीत के जरिए ही मसला हल होगा। और बातचीत के लिए बातचीत तो तभी होगी जब दोनों टेबल पे बैठेंगे। तो उधर भी तो व्यग्रता नहीं दिखती है ना सरकार की तरफ? सरकार ने तो कहा है भाई हम तो एक टेलीफोन के कॉल पे मौजूद हैं, किसान आए तो सही। कॉल तो फिर आया नहीं ना सर? नहीं, कॉल तो उन्होंने तो ओपन वो दे रखा है। चलिए, ये मसला चाहे जो भी हो, जितना भी जटिल हो, जहां भी हो, जीजेपी को अब लगता है 2-3 साल के बाद कि मतलब वो कहते हैं कि मूसल में सर दे देना, मतलब कि कहाँ फंस गए यार। मतलब ये सरकार को समर्थन दिया, नई पार्टी बनी थी, सरकार में आ गए तो अच्छी बात है। 2 साल तो हो गए ना, अब तो 2 साल के बाद लगता है कि कहीं लगता है यार मतलब फंस गए। पहले ही आपको कहा कि परिस्थितियां चुनाव के टाइम पे भिन्न होती है, आज भिन्न है। तो फंसा हुआ महसूस कर? फंसा हुआ, राजनीति में फंसा हुआ क्या है? ये तो मतलब आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद भी मोदी जी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी, जीएसटी के बाद भी? कदम कदम पे लोगों के मन भी बदलते हैं। हाँ। राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती है। हाँ। और दलों की विचारधारा भी बदलती है। हाँ। तो आप इस उम्मीद में हैं कि आने वाले 2-3 साल में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? सब ठीक हो जाएंगी। सरकार से कैसा संबंध है? बहुत बढ़िया है और ठीक से तालमेल से सरकार चल रही है। हाँ, मैं अभी एक सोशल मीडिया पे भी जब आपसे बात करने आ रहा था, मैं गाड़ी पे सोशल मीडिया देखता हुआ आ रहा था, तो कहीं पे मैंने देखा एक सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा और जेजेपी का पति पत्नी वाला संबंध है, शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, अब सब कूल हो गया। तो मैं बड़ा सोचता रहा कि इसमें पति कौन है, पत्नी कौन है? परिवार में पति पत्नी या परिवार के सदस्य परिवार का हिस्सा होते हैं जी। हम परिवार के तौर पे काम कर रहे हैं मिल करके। हाँ। अब आप इसको में किसी को कुछ मान लें। अच्छा, एक बड़ा जटिल सवाल है और बड़ा धर्म संकट वाला सवाल है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है नमकीन इश्क वाला। आपने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है जी, है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष तौर पे आपने उनके साथ भी, जैसे अभी भी परोक्ष रूप से आप साथी हैं मुख्यमंत्री के। जी। एक आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, तो भी आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साथी थे जी। तो मान लीजिए बहुत पहले ना जाएं, ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और खट्टर साहब, 3 मुख्यमंत्री हैं जी।
तीनों का आकलन कैसे करते हैं आप? आकलन करने का अपना अपना नज़रिया है। जी, मैं तो आपके नज़रिए की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने नज़रिए से, अब तीनों के काम करने की शैली अलग अलग है, जी तीनों के पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, जी। वो अलग अलग बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी तो एक ही है, अलग अलग रहा है। अच्छा, इसी ग्रेडिंग कर नहीं रहे तो मतलब अगर जहां आपको लगे कि मैं थोड़ा सा वो वाला टफ सवाल कर रहा हूं तो उसमें पास बोलने का भी ऑप्शन है कि इसको पास आगे बढ़ा जाए, मतलब ये भी ऑप्शन है आपके नहीं, पास। नहीं, मुझे कोई जहां धर्म संकट में मतलब ना मैं कहीं धर्म संकट में हूं, ना मुझे कहीं पास करने की जरूरत है। मतलब उसमें एक रहता है कि 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, कौन बनेगा करोड़पति वाले में, कि पास है ना, एक उसमें रहता है 50-50, एक रहता है सवाल बदल दिया जाए, तो ये 2-3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ये 3 मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग कैसे करेंगे आप? अब रैंकिंग तो अभी तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा है, वो तो कार्यकाल पूरा होने पे होती है रैंकिंग तो। अच्छा, तो इसको मैं पास मानूं? नहीं, पास क्यों मानो, मैं तो कह रहा हूँ रैंकिंग तो पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद की जाती है। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले एपिसोड में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी और मौजूदा सरकार, मैंने कहा बहुत सीनियर आदमी है और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अगर आप आकलन करें, उन्होंने कहा कि हमारी एक सरकार थी, आप पूछिएगा जो लोग अब जेजेपी में हैं या आप सरकार में, वो तब इसी सरकार के हिस्सा हुआ करते थे और तब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलता था जहां सरकार लोगों के पास जाती थी, उनसे पूछती थी कि तुम्हारा क्या काम है और ऑन स्पॉट उस काम को किया जाता था। वो कह रहे थे कि मौजूदा सरकार में तो एक सीएम विंडो है, वो भी विंडो बंद रहता है, तो आप तो उसमें भी थे, आप इसमें भी हैं। नहीं, निश्चित तौर पे सरकार आपके द्वार बहुत बढ़िया कार्यक्रम था और उसमें लोगों के बीच में बैठ करके मुख्यमंत्री सीधे तौर पे उनसे पूछते थे कि बताओ आपकी समस्या क्या है, और लोग जो देते थे वो तुरंत उसका उसी टाइम समाधान करते थे। ये अच्छा कार्यक्रम था, इसे दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी ने जनता दरबार लगाने शुरू किए थे, उससे पहले प्रशासनिक स्तर पे प्रशासनिक अधिकारियों का और जनता का आपसी तालमेल ठीक नहीं था और लोगों में एक भय हुआ करता था। हम डीसी के दफ्तर तक जाते हुए भी डरते थे, एसपी के ऑफिस में घुसते हुए भी भय खाते थे। चौधरी देवीलाल जी ने स्टार्टिंग में शुरू किया कि जनता दरबार लगाएं, लोगों के बीच में बैठे, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान मौके पर करने का काम। वो अच्छा कार्यक्रम था और उसके बेहतर परिणाम भी निकले। आज छोटे से छोटे आदमी की ये हिम्मत है कि वो डीसी तक जाकर के, एसपी तक जाकर के अपनी बात कह सकता है। तो ये सब आज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? इम्प्लीमेंट तो हालात के मुताबिक होता है जी। आज तो आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई इस तरह का पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, वहीं 4 काले झंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अगले दिन उस कार्यक्रम की बजाय उनकी फोटो ज़्यादा चलती है। तो ये डर सताता है अब आप लोगों को? निश्चित तौर पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट अब आप मीडिया भी इतना हावी हो गया और ये एक सोशल मीडिया और सबसे तेज चलने वाली चीज आजकल सबके हाथ में है। फास्ट है। हाँ जी। ये पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक और आपसे भी पहले जनता तक पहुंचती है जी। इस सरकार में कंफर्टेबल हैं आप लोग? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। इस सरकार में चूंकि 2 साल होने जा रहे हैं और 3 साल बाकी है, मतलब अगर 3 साल रह गए तब उस पर भी मैं आऊँगा। अगर कुछ सुधार, आप तो चूंकि बाहर में हैं, ठीक है, आपके पुत्र हैं सरकार में, बतौर संगठन तो आप बाहर में ही हैं, अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि भाई ये सुधारो, ये तीन चीजें, क्योंकि सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करते रहना चाहिए जी। और अगर 3 सुझाव आप बताएं इस सरकार को करना चाहिए। जनता से जितना सीधे तौर पे संवाद होगा, मेरा तो सबसे पहला यही सुझाव है कि जितना जनता से सीधे तौर पे संवाद होगा उतना ही उसका समाधान भी होगा। तो ये सरकार को करना चाहिए, अपनाना चाहिए। वो लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है जी, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये कई लोग ये कहते हैं कि जेजेपी अभी एक मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जी। आपकी पार्टी से 10 लोग हैं जी, सरकार को समर्थन है,
दो लोग मंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम है और एक और मंत्री हैं। जी एक आध दो का कोटा और है आपका। जी। लेकिन कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि जेजेपी के लिए सांप चुचंदर वाली हालत हो गई। कहने का अभिप्राय ये कि किसको बनाए मंत्री, किसको नहीं बनाए। एक को बनाया तो बाकी 8 नाराज हो जाएंगे और पार्टी के टूट जाने का डर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र बबली खफा, दादा गौतम खफा, मतलब सब क्योंकि सबका बयान आता रहता है। राजनीति में हर आदमी की इच्छा सोच यही होती है कि उसे अहम पद मिले, और ये उम्मीद हमारे लोग भी करते हैं, सारे के सारे 10 में से सारे लोग ही एमएलए जो हैं वो चाहते हैं। परंतु इस तरह का कोई विवाद नहीं है। दादा गौतम की इच्छा जरूर होगी, उन्होंने अपनी इच्छाएं सार्वजनिक तौर पे जाहिर भी की है, परंतु बाकी कोई अनरेस्ट वाली बात नहीं है कहीं पे भी, ना ही कोई सांप चुचंदर वाली बात है। जब भी ये मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, जेजेपी को 1 सीट और मिलनी है, हम इन्हीं साथियों में से एक को चुनने का काम करेंगे। मुझे कोई कह रहा था, कहीं मैं बैठा था, बड़े सीनियर राजनीति से जुड़े हुए अलग अलग पार्टियों या पत्रकार बैठे थे, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि अब आप सामने हैं तो आपको पता है सर मैं स्वार्थी भी हूँ और रूखा भी हूँ, और शुगर कोटेड नीम के पत्ता, करेला, ये सब मेरे पास रहता ही है। वो कह रहे थे, मैंने कहा कि जेजेपी एक एक्सपेरिमेंट है। 2 लड़के आए एक पार्टी से, हालांकि पॉलिटिकल विरासत थी उनकी, और आपके जैसे सुलझे हुए आदमी जो एक संगठन खड़ा करते हैं पीछे से थे, लेकिन 2 लड़कों ने एक पार्टी खड़ा कर दी। मैं उनसे पूछ रहा था कि भविष्य क्या है, क्योंकि बहुत स्पीड से आए हैं। तो वो ये कह रहे थे कि उनकी मजबूरी ये है किसान आंदोलन और तमाम तरह की चीज़ों में, कि उनकी इच्छा है कि वो हो सकता है अंदर चाहते होंगे कि इस सरकार से बाहर आ जाएं, लेकिन एक कठिनाई ये है कि वो अगर बाहर आते हैं तो 8 जो बाकी हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। आपके तो कई सारे एमएलएज हैं, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को भी फ़ोन करते हैं। मैंने ये सवाल भी किया था उनसे कि ये कौन सी मतलब नमकीन इश्क और बेइंतहा इश्क है कि आया ताला चाबी पे फ़ोन आ रहा है, कमल छाप पे डायरेक्ट। तो ये भी डर है कि अगर हम सरकार से वापस आते हैं, कोई हार्ड स्टेप उठाएं, तो फिर वो बिखर जाने का भी डर है। क्यों आए सरकार से बाहर? सरकार में रह करके तो हम लोगों का भला कर सकते हैं। सरकार से बाहर तो हम 15 साल पहले थे ही। और कितने साल बाहर रहे? नहीं, कितने साल बाहर रहे और क्या उस दौरान हमने अपने वर्कर्स को कहाँ प्रोटेक्ट कर पाए? आज सरकार में होते हुए तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके दुख सुख में काम आते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये जो 10 लोग हैं, ये इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, क्योंकि कई लोग तो कल रात में टिकट मिला, आज नॉमिनेशन फाइल। संख्या की नहीं होती। जिस दिन हमने जननायक जनता पार्टी का गठन किया था, जींद में मैंने कहा था जी पुरानी पार्टी के लोगों को कि ये झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, फंड भी तुम्हारा, पार्टी भी तुम्हारी, हम तो एकदम था मैं उसमें, आपके विधायक भी तुम्हारे जी, आप इनको संभाल करके रख लेना, हम तो अपना रास्ता बना लेंगे। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हम जिन परिस्थितियों में अलग हुए, उसके बाद लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, वर्कर की ताकत मिली, जिसकी बदौलत लोकसभा के चुनाव, जींद का उपचुनाव और विधानसभा के 3 निरंतर चुनाव भी आप आए, जिनको हमने फेस किया विपरीत परिस्थितियों में। पार्टी को भी खड़ा किया संगठनिक दृष्टि से। और आज मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि हमने उन विपरीत परिस्थितियों में 17.5% वोट हासिल किए। 10 सीट एमएलए की कुछ नहीं मायने रखती। वोट परसेंटेज 17.5% वोट हासिल करना, और जो लोगों को 20 एमएलए हम छोड़ करके दे करके आए थे, सब कुछ उन्हीं के हवाले था, वो 2% पे भी आ गए। 1 एमएलए पे आगे अब तो शून्य है। ये सरकार 5 साल तक चलेगी निश्चित तौर पे। आपको लगता है? लगता क्या है, निश्चित तौर पे चलेगी। मैं आपसे 5 साल कंप्लीट होने पे फिर बात कर लूंगा। तो फिर उस वक्त जब मैं आऊंगा कैमरा लेके, आप कहेंगे शशि जी पॉलिटिक्स तो परिस्थितियों का खेल है। नहीं, परिस्थितियों का खेल नहीं। तब की परिस्थितियां अलग थी, अब की चलेगी। कोई बाधा है ही नहीं, बताओ तो सही, कहाँ कहीं आपको कहीं बाधा लग रही हो? अगले चुनाव के पहले हो सकता है जेजेपी अपना स्टैंड ले, चैरिटी करने कोई नहीं आया।
मैंने ये कहा ना, सरकार के मामले में कहीं कोई बाधा है कि आपको दिखाई दे रही है कहीं कोई? तो सरकार में आप लोग हैं, बाधा मुझे कैसे दिखाई पड़ेगी? गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको पता होगा स्पीड ब्रेकर, चला रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर कहाँ कहाँ है। ड्राइवर के तौर पे सड़क पे चला रहा हूँ जी, पर दर्शक को ही पता है ना कि गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। आप तो दर्शक तो हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। ड्राइवर, असली ड्राइवर तो आप ही हैं। तो करते अरे ही हैं। इस सरकार के असली ड्राइवर तो आप ही हैं, जो बाहर से बैठ करके चला रहे हैं कि कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्लो करनी है। में आप जैसे एनालिस्ट से पूछता रहता हूँ कि सरकार ठीक चल रही है, वो सब यही बताते हैं कि ठीक चल रही है। चलिए ठीक है। ये आपके पार्टी के कई जब विधायक हैं खुल करके बाहर आते हैं, बोलते हैं, तो वो लगता है कि कई बार आप लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता है। भावना प्रकट करने का अधिकार है, चाहे वो किसान आंदोलन के बारे में किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी हो, चाहे मंत्रिमंडल के बारे में दी हो, बात करने का अधिकार तो सबको है। और हम कोई कुल्हड़ी में गुड़ थोड़ा ही फोड़ते हैं, सार्वजनिक तौर पे कहते हैं। अनरेस्ट तो तब होता है जब कुल्हड़ी में गुड़ फूटे। अच्छा, तो वो आपको लगता है स्वाभाविक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अब असली वाला नमकीन इश्क वो देखते हैं क्या क्या है। सरकार, अब ये अजय जी हैं, असली सरकार तो आप मान के चलिए यही चला रहे हैं। 10 लोगों के समर्थन से मौजूदा ये डबल इंजन वाली, जो मैं बार बार कहता हूँ डबल इंजन वाली सरकार है, तो उसके असली ड्राइवर ये सामने बैठे हैं जिनको आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, फिर कुछ और बातें। अब जब कार्यक्रम पॉलिटिक्स का नमकीन इश्क है तो नमकीन होगा ही। एक छोटा सा ब्रेक। A+ future is equal to A+ career. Look for गवर्नमेंट की prestigious NAC A+ accreditation, जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट्स यहीं आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शुद्ध देसी राजनीति यानी पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क, और आज के इस एपिसोड में खास मेहमान है डॉक्टर अजय सिंह। अभी मैं चौटाला साहब का इंटरव्यू कर रहा था इस एपिसोड के ठीक पहले। वो मैं पूछ रहा था कि जेजेपी का आकलन परिवार के हिसाब से नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप कैसे करते हैं? क्या आईएनएलडी और जेजेपी का विलय हो सकता है? तो बड़ा पॉज दे करके, उनकी आदत तो, आप तो उनके पुत्र हैं, जानते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ विलय तो हो सकता है और विलय होगा। तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि मैंने तो सवाल किया था कि आईएनएलडी और जेजेपी क्या कभी साथ आ सकते हैं? कहा कि हाँ हाँ वो तो विलय होना तय है। हमने कहा फिर कैसे, कब? बोले वो तो चुनाव के पहले जेजेपी बीजेपी का तो विलय हो ही जाना है, बीजेपी का जेजेपी में विलय हो जाना है। जो लोग कहते थे कि हम नंबर 2 पार्टी, बी टीम, ये टीम, वो टीम, आज तो जेजेपी की हालत ये हो गई है। चौटाला साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मैं बहुत आप मैं कोई पारिवारिक मसला नहीं उठाना चाहता हूं, वो सब दौर खत्म हो गया। शुद्ध पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं जी। किस नजरिए से वो प्रतिक्रिया करते हैं ये उनकी दृष्टि है जी। जब हरियाणा प्रदेश में
भाजपा और जजपा की मिलीजुली सरकार बनी, तब भी इनेलो के लोग यही प्रतिक्रिया करते थे कि ये सरकार 10 दिन की मेहमान है, फिर कहते थे ये महीने की मेहमान है, फिर कहते थे ये 6 महीने की मेहमान है, और अब कहते हैं कि इलाहाबाद चुनाव के बाद ये सरकार बिखर जाएगी। परंतु सरकार तो और ज़्यादा निरंतरता से काम कर रही है प्रदेश के विकास की दृष्टि से। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे जनता से किए थे उस पर, ना ये सरकार बिखरेगी ना ये टूटेगी, ये इसी तरीके से काम करेगी, और ना ही जन नायक जनता पार्टी किसी पार्टी में विलय करने वाली है। ये कई लोगों को लगता हमने है। तो पहले दिन जब हम अलग हुए तब भी मैंने ये कहा था कि हम हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद सोचने पे मजबूर होंगे कि गलतियां कहीं ना कहीं हमसे भी हुई है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आईएनएलडी और जेजेपी, क्या दुष्यंत दिग्विजय की वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ वाले लोगों की संभावना कम है और स्वार्थी लोगों को लुटेरों की संज्ञा दी जाती है, कोट अनकोट। ये था रिएक्शन। मैंने कहा ना कि उनका सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। हमने तो एक ही बात कही थी फर्स्ट डे, आज भी उसी बात को पुनः दोहराता हूँ। अब हालात आपके सामने है, परिस्थितियाँ आपके सामने सारी घटित हुई है। 20 एमएलए से 1 पे आए, 1 से 0 पे आ गए। संगठन की दृष्टि से भी जिन लोगों को चौटाला साहब ये कहते थे कि ये फिजूले हैं, आज वो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूँ इस बात का। उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी के दर्शन करना भी नहीं चाहता। आज वो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक महासचिव हैं जो विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा के कहने पे सबसे ज़्यादा गालियाँ चौटाला साहब को बकता था। आज वो कैसे बर्दाश्त करते हैं ऐसे लोगों को, मेरी समझ से दूर की बात है। उन्होंने तो कभी किसी चीज़ की परवाह ही नहीं की। एक और, चूंकि मैं उस पर रिएक्शन ले लूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैंने कहा कि आईएनएलडी के लीडर के तौर पे भूल जाइए कि दुष्यंत चौटाला क्या हैं। दुष्यंत चौटाला इस वक्त डिप्टी सीएम है। उनका आकलन कैसे करते हैं सरकार का? उनका कहना था कि आप पूछिए, ज़रा उचाना घूम करके आइए, पता कीजिए कि गांव में किसकी किसकी एंट्री है, कि जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, इनकी तो गांव में एंट्री बैन किया हुआ है। गांव वालों ने, लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि हमारे यहाँ आने की कौन से गांव में? उनका अपना गांव है चौटाला। मैं अभी चलता हूँ आपको साथ लेकर के। कौन से गांव में बैन किया हुआ है? बोले उचाना में तो अखबार में बयान देने से बैन नहीं होता जी, ना ही किसी का कोई बैन है। हम रोजाना गांव में नहीं जाते। मैं तो रोजाना मीटिंग करता हूं। कल भी सिरसा में मीटिंग थी हमारी, आपने भी अखबारों में आज पढ़ी होगी, देखी होगी। उचाना में कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ। प्रजातंत्र में मैंने कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है। किसान भी कर देते हैं, जाकर के खड़े होकर विरोध करें। आपके विधायकों को माफी मांगनी पड़ती है? किस बात की? यही किसान आंदोलन में सरेआम माफी मांगी है, किस टोल बात पे की खड़े माफी होकर मांगी? के कि भाई मैंने ये कह दिया, मैं माफी मांगता हूँ। अब आगे, अभी आप ही के पार्टी के विधायक थे। किस बात पे मांगी, किस बात को लेकर के मांगी, ये जोगीराम जी बता सकते हैं। उनका ऐसा मैंने भी अखबार में पढ़ा था जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एलनाबाद क्या देखते हैं आप? एलनाबाद में एक चुनाव है। आईएनएलडी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार और सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो भी सरकार में 2 लोग हैं, ये इतने चिंतित हैं कि एलनाबाद में चुनाव नहीं होने दे रहे। पूरे देश में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाना है जी, सरकार ने चुनाव नहीं करवाना। चुनाव आयोग जिस दिन घोषित करेगा चुनाव तो होगा।
और चुनाव होगा तो ये प्रजातंत्र में अधिकार जनता जनार्दन के पास है, वोटर्स के पास है कि वो किसके पक्ष में फैसला देते हैं। यहाँ से कौन होगा, साझा उम्मीदवार होगा या फ्रेंडली वॉर होगा? हम दोनों राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बड़ौदा की तरह बड़ौदा में भी लड़ा था, यहाँ भी लड़ेंगे। तो यहाँ किसके खाते में सीट? ये तो परिणाम तो जनता के हाथ में है। परिणाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं कोई भविष्यवक्ता परिणाम नहीं सर, सीट तो देना आप लोगों के हाथ में है। सीट वो वही कौन लड़ेगा चुनाव ये तो है। चुनाव घोषित होने दे, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब बीजेपी लड़ेगी कि जेजेपी लड़ेगी, ये दोनों में फैसला करेंगे बैठ के। अभी इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब जेजेपी लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी ये तो चुनाव घोषित होने के बाद ही निर्णय करेंगे ना। अच्छा, वहां से दिग्विजय को लड़ा सकते हैं क्या दोबारा? कहाँ से? इलाहाबाद से। वो तो वहाँ के लोगों की इच्छा होगी तो लड़ा देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लड़ने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो दिग्विजय को एकदम मतलब वो वॉरियर की तरह यूज करते हैं, जिंद है लड़ जाओ भाई, है ना। सारे कठिन वाले चुनाव आप दिग्विजय को लड़ा देते हैं। योद्धा ही लड़ते हैं मैदान में। हाँ, और वही हार के ही कोई नेता भी बनता है। हार जीत दुनिया में चलती रहती है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो दिग्विजय लड़ सकते हैं इलाहाबाद? लड़ सकते हैं, लड़ने में काम क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा? कोई रिजर्वेशन नहीं। ठीक है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सर, एक एक कर करके मैं उनसे आपका क्या नमकीन इश्क है। वो एक तो आपने पास कर दिया, 3 मुख्यमंत्रियों का पूछा था, वो आपने उसको बाईपास। नहीं, बाईपास नहीं किया। मैंने तो ये कहा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही उसका आंकलन होता है। तो एक अच्छा, पिछला वाला टेन्योर कैसा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो पिछला 5 साल था? 5 साल का टेन्योर अच्छा था उनका, तभी दोबारा लोगों ने उनको मौका दिया। कहाँ मौका दिया सर? फुल मेजोरिटी कहाँ दी? वो तो आपने मौका दिया हुआ है। नहीं, लोगों ने ही मौका दिया। 40 सीटें जिता करके सबसे बड़ी पार्टी के तो हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बना करके मुख्यमंत्री बनने का मौका तो आपने दिया हुआ है ना। मुख्यमंत्री बनने का काम तो वो तो डॉक्टर अजय सिंह ने दिया हुआ है। लोगों ने मौका दिया कि उनको 40 सीटें जिता करके भेजने का काम किया। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या ख्याल है? मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा, हमने कहा कि हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बड़ा मैं उसका स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे INLD का वो दौर याद है जब दुष्यंत दिग्विजय बड़े एक्टिव होने शुरू हुए थे, नए नए आए थे। तो एक पैरेलल मुझे तब बहुत पहले से दिख रहा था कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, और खड़ा होते 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 वो जिंद में उसकी घोषणा हो गई। ये टीम दीपेंद्र भी मुझे कुछ वैसा ही खड़ा होता हुआ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहा है। तो ये टीम दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के बारे में एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपकी क्या वो तब तक क्या विचार है? क्या परिस्थितियां बनती है, क्या वो कांग्रेस में रहेंगे, क्या बीच बीच में ये भी चर्चाएं चलती है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अलग पार्टी बना रहे हैं। वो पहले अपनी पार्टी का संगठन तो बना लें। वो तो ऑलमोस्ट बना हुआ है, जैसे आपने बना दिया था वैसे उनका भी बना हुआ है। 7 साल में हम देख रहे हैं हाँ। एक प्रदेश का प्रधान पूरा अपना टेन्योर पूरा करके चला गया, हाँ। दूसरे का 1.5 साल से ऊपर हो गया, हाँ। उससे पहले फूलचंद मौलाना जी भी चले गए। हाँ, तो कांग्रेस का संगठन नहीं बना ना। मैं यही तो कह रहा हूं। जैसे आपके अंदर INLD में JGP का एक संगठन तैयार था, वही तो मैं कह रहा हूं कि टीम दीपेंद्र मुझे उसी नक्शे कदम पे बढ़ता हुआ तो उसका वो एक संगठन, वो टीम दीपेंद्र का संगठन तो तैयार है। वो टीम बना करके अलग हो तो सही, तभी तो पता लगेगा। मतलब आपका क्या आकलन है कि होंगे नहीं होंगे? आप तो तजुर्बेदार आदमी है। मुझे तो ऐसे मजबूत आदमी वो नजर नहीं आते। अच्छा, इतने मजबूत नहीं है कि डॉक्टर अजय सिंह टाइप झंडा डंडा सब दे कर करके अपना किला ठोक दे। हाँ। वो वाला जज्बात वो उतना जिगरा नहीं है। वो नहीं है। तो मतलब ऐसे ही घुटते रहेंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, मतलब इसलिए चूंकि आपसे बेहतर इसके मैं तो बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये ऐसी स्थिति में वो है नहीं कि ये फैसला ले सके, तो उसी में वहीं पे रहेंगे। ठीक है। INLD के बारे में वहां रहते हुए उनकी लीडरशिप का भी डाउट है। हाँ, क्योंकि 10 जनपद पे भी अब उनकी कोई ऐसी हैसियत मुझे नहीं लगती। जी, ये INLD के बारे में क्या विचार है आपके एज अ पॉलिटिकल पार्टी? मैं तो कई बार पहले भी प्रतिक्रिया दे चुका हूँ। थोड़े टाइम के बाद लोग पूछा करेंगे कि एक होती थी INLD।
अच्छा, एक होती थी INLD, मतलब 25 तारीख को उनकी एक बड़ी रैली और एक थर्ड फ्रंट की कल्पना है, कई नेताओं को बुलाने की योजना है, राष्ट्रीय स्तर के कई लोग आ रहे हैं, मतलब पुनर्जीवित करने की योजना है। कहाँ तो उस जींद में समस्त हरियाणा जैसे सम्मेलन हुए, कहाँ जननायक जनता पार्टी के गठन पे एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई विशाल मैदान में, और कहाँ आज एक मंडी के शेड के नीचे चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है। अनाज मंडी के शेड के नीचे। अब उसमें कितने लोग आ सकते हैं आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा लें। सुना है बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। नेता तो जब आएंगे तब पता लगेगा। आपको उस पर भी डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं। चौटाला साहब के व्यक्तिगत संबंध हैं, सब लोगों से बुला सकते हैं, वो कोई भी आ सकते हैं उनके बुलावे पर। लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट, पॉलिटिकल चौधरी इम्पैक्ट? देवीलाल जी की जयंती पर किसी को भी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कोई। जैसे लोग तीसरे मोर्चे के गठन की बात करते हैं या और कोई बात करते हैं, तो ऐसा कोई भविष्य में नज़र नहीं आता। मतलब उस तरीके का कोई भी आपको फिलहाल नज़र नहीं आता? नहीं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो 75%, अब जरा उन मुद्दों पे भी आ जाएं, 75% रिजर्वेशन की बात हुई, आपकी घोषणा पत्र में था, और उसके बाद वो फिर बन भी गया। लेकिन चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि ये एक छलावा है। इसलिए छलावा है कि ये 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है उन फैक्ट्री या प्राइवेट सेक्टर्स के मालिकों पे या उनके ऑर्गेनाइजेशन पे। ऐसा कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है जिस पे 75% सिर्फ हरियाणा के लोग हों, उस पर थोपा जा सके। कानून सरकार बनाती है और सरकार ने कानून बना करके उसे लागू करने का काम किया है। जो लोग आज छलावे की बात करते हैं, वो तो चौधरी देवीलाल ने जब 100 रुपये माहवार पेंशन की घोषणा की थी, किसान के कर्ज माफ़ की घोषणा की थी, किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर कराने की बात की थी, तब भी लोग ये कहा करते थे ये तो छलावा है, ये तो वोट हासिल करने के लिए सिर्फ खोखले नारे हैं। आज वो सारे कानून बन करके लागू हैं कि नहीं है? 75% आरक्षण कानून बना करके लागू किया गया हरियाणा प्रदेश की असेंबली द्वारा, और वो गवर्नर ने भी, राष्ट्रपति जी ने भी उसकी नोटिफाई किया है। तो ये कानून है। अब कानून लागू करने में समय लगता है, जब वो इम्प्लीमेंट होगा तब पता लगेगा इस चीज़ का। एक और आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5,000 हम वृद्धा पेंशन कर देंगे एकदम पहली कलम से एक साथ, लेकिन वो 5,000 हुआ नहीं, तो इंस्टॉलमेंट में चल रहा है। इंस्टॉलमेंट में चल रहा है और हम अपना टारगेट पूरा करने का काम करेंगे। नेक्स्ट जब लोगों के बीच में जाएंगे तब तक उस टारगेट को पूरा करने का काम करेंगे। ये नौकरियों में अभी आपने देखा होगा, पेपर लीक हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई, उस पर गृह मंत्री ने लिख दिया था कि इसकी CBI इंक्वायरी कीजिए। सरकार एडमेंट है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये यूथ से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इस बात की कभी पक्षधर नहीं हूँ। पहले भी कहा है कि इसकी बारीकी से जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जांच करवाना सरकार का काम है। वो किस एजेंसी से करवाती है, SIT कर रही है या CBI से करवाती है या कोई विजिलेंस से करवाती है, ये काम सरकार का है। क्योंकि ये इंटर स्टेट मसला है, इसलिए कई लोगों का ये कहना है कि ऐसी एजेंसी से करानी चाहिए जिसकी व्यापक पहुंच हो। अगर इसके नतीजे नहीं आए ठीक से तो CBI से करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? एक आखिरी सवाल सर, वो ये कि एक अधिकारी जिसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था अभी किसान करनाल वाले मसले पर, और उन पे कार्रवाई करने की बात हुई थी, वो तो लंबा अरसा गुजर गया, करनाल में दूसरा एक महापंचायत भी हो गया, कार्रवाई हुई नहीं अब तक कोई ढंग से, सिवाय इसके कि ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र में भी जहाँ पोस्टिंग हुई है वो उसका एलिवेशन ही है। सरकार ने उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना करके चीफ सेक्रेटरी ने उसकी रिपोर्ट मांगी है और उस दौरान उनका जिस मसले को ठंडे बस्ते में डालना हो उसकी एक कमेटी ही बनाई जाती है।
कमेटी जांच जब तक ये आप नहीं- भी जानते हैं। जांच जब तक नहीं हो कंप्लीट, जी तब तक किसी को दोष देना भी उचित नहीं है। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वीडियो वायरल हुआ, जी किस जगह का लाठी चार्ज हुआ, किस जगह पे, हम्म, ये आपको भी पता है, मेरे जी को भी पता है। जी। जहाँ पे वो किसान खस्सी चला रहा था वहाँ पे भी लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लाठीचार्ज कहीं और हुआ, वो अधिकारी कहीं और बोल रहा था, और वो जो एक किसान जो चला रहा है वो भी कहीं और का है। ये तीनों मसले अलग अलग हैं। तभी तो जांच जरूरी है ना, सारी जी। चीजों को जोड़ करके देखा जाता तो कब तक उम्मीद करें वो जांच की रिपोर्ट? 2024, 2025, 2029? मतलब ये तो बड़ा त्वरित होना चाहिए है। था। नहीं, जल्दी होगी, बिल्कुल होगी। मतलब किसी ने डेडलाइन तो नहीं दिया अब तक। डेडलाइन नहीं देने का मतलब होता है कि ठीक है जांच हो रही है, और आप सवाल करेंगे तो यही जवाब मिलेगा नहीं, कि जांच जल्दी हो जाएगी। आप सरकार पर नियंत्रण रखते हैं बाहर से। नियंत्रण करने की ना प्रयास, नियंत्रण का मेरा मतलब आप उस तरीके से ना समझें कि मतलब जहां कहीं भी कोई खामी हमें नजर आती है, हम जी। सरकार के समक्ष तुरंत उस बात को उठाते भी हैं, कहते भी हैं, और कहने में कोई संकोच ना हमने कभी किया, ना करते हैं। लेकिन वो मतलब अंदर खाने ही कहते होंगे, बाहर तो नहीं कहते अंदर आप। खाने क्यों कहते हैं? सार्वजनिक तौर पे भी कहते जैसे हैं। उदाहरण के तौर पे? दुष्यंत ने सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा क्या? एसडीएम के खिलाफ? हाँ, फिर वो अगले, सरकार का हिस्सा होते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए उसने नहीं कहा क्या? हाँ, उसी का तो फॉलो अप पूछ रहा हूं मैं कि हुआ कुछ नहीं। नहीं होगा, मैंने यही कहा ना कि जांच कमेटी कर रही है, होगा, एक्शन भी होगा। ठीक है, और ये सरकार चलेगी। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल और कर लूँ, ये जो दुष्यंत के पास महकमे हैं, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए इनके महकमे हैं तो शराब घोटाला हो गया, तो धान घोटाला हो गया, तो ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, उसको कैसे देखते हैं आप? शराब घोटाला कहाँ से शुरू करें? और आदरणीय आदरणीय अभय सिंह जी सबसे ज्यादा बोलते हैं ये, बोलना उनका काम है। प्रजातंत्र में अपोजिशन का काम बोलना ही बोलते हैं कि होता है। शराब घोटाला तो उनके घर के अंदर से शुरू होता है। हाँ, सुना ही होगा आपने, तो आपके छोटे अनुज हैं तो क्या क्या बोलते हैं तो आपने टीवी पे सुना ही होगा। चलो, मैं वो नॉन सीरियस आदमी के बारे में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। लेकिन ये शराब घोटाला, धान घोटाला, तो रजिस्ट्री घोटाला, ये सब हाँ, दुष्यंत वाले वे- महकमे ये- से ही क्यों आते ये हैं? पकड़े ही दुष्यंत ने हैं। ये तो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार और पिछली सरकारें करती आई है, ये तो दुष्यंत ने पकड़ करके इनको सार्वजनिक करने का काम किया है। जी, तो ये घोटाला पुराने हैं जिसको मतलब क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। मतलब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इन घोटालों को उजागर करने के लिए क्रेडिट देना तो चाहिए। वो विधानसभा में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा क्यों नहीं पूछते इसके बारे में? बाहर सार्वजनिक तौर पे अखबारों में बयान देने के लिए ही क्यों कहते हैं ये? हाँ, जिस सदन में पूछना चाहिए। हाँ, तो सदन में ये बातें क्यों नहीं पूछते? तो वो? ये तो व्हाइट पेपर ले आना चाहिए सरकार को कि भाई ये मैं- देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार अपोजिशन का काम होता है कि सरकार से इस तरह की बातों की डिमांड करे, हाँ, और वो सरकार उन बातों का जवाब विधानसभा में दे, हाँ। ताकि सदन की रिकॉर्ड में सारी चीज आए, चली जाए, और हाँ। वो पब्लिक के सामने भी आ जाए। रिकॉर्ड के तौर पे पहुंचे। हाँ। परंतु वहां तो बोलते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में बयान छपवाने के लिए या मीटिंगों में इस तरह की बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ जाता है ना अजय जी की जैसे शराब वाला जब घोटाला हुआ तो गृह मंत्री का बयान अलग था, दुष्यंत जी का बयान अलग था, धान घोटाला में भी वही हुआ, तो सरकार के अंदर ही 2-3 तरह के वर्जन आने लगते हैं। पेपर लीक मसले पर सरकार, मुख्यमंत्री जी या सरकार जो भी है वो कहते हैं नहीं नहीं यहाँ जांच ठीक है, गृह मंत्री कहते हैं सीबीआई जांच कराओ। मतलब ये कंट्रोवर्सी तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही फिर इस पर। कंट्रोवर्सी नहीं, ये तो मुझे अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार है प्रजातंत्र में, सबको है। लेकिन गृह मंत्री काम- अगर कोई चिट्ठी गृह लिखे, मंत्री कहते हैं- अगर स्टेटमेंट दें तो वो मतलब है। गृह मंत्री कहते हैं तो इस पे मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ पता नहीं जी। है। जो बात सार्वजनिक तौर पे कही जाती है वो अखबारों में भी छपती है, मीडिया में, टेलीविजन पे भी आती है, मैं भी रोजाना देखता हूँ, वाच करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ भी अगर गृह मंत्री जी ने ऐसी बात कही है तो उसे मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन करना चाहिए। ठीक है सर, तो मतलब अब सरकार चलेगी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। 4 साल में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं होगा।
4 साल तो बचे ही नहीं, अब तो 3 साल बचे हैं। चौथे साल में करेक्ट कर लेता हूं मैं अपने आप को। हाँ। सुधार तो हमेशा, सुधार की संभावना और गुंजाइश तो हमेशा रहती है, तो मैं 4 साल को चौथे साल में कर देता हूं। अगर आप भी कुछ सुधारना चाहें तो नहीं, और ज़्यादा बेहतर तरीके से सरकार बनाने का काम करेंगे। पॉलिटिकल डैमेज तो नहीं है ना जेजेपी किस को? बात का? जो सब हो रहा है उसका। ये तो आपने ही कहा था कि परिस्थितियां राजनीति में बदलती रहती है जी। अब चुनाव के दौरान क्या हालात होते हैं, आज क्या हालात चल रहे हैं? आज वाले तो ठीक है या नहीं है? आज वाले ठीक हैं। नहीं, आप सरकार में ठीक है, सरकार के बाहर। मुझे जेजेपी के किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा था, जेजेपी भी नहीं नाम लूं मैं, कि उनका वाला वोटर तो बाहर है, हमारा वाला जो है सो वहां बैठा पड़ा है। कहाँ बैठा पड़ा है? वही धरने पर। हाँ, तो मतलब उनको फिर वापस लाना, ये हमारा काम है, हमारे लोगों को समझाना, उनको राह रास्ते पे लाना। हमने कहा ना कि हमने किसान की कहीं अनदेखी नहीं होने दी। किसान का ना केवल दाना दाना खरीद करने का काम किया, बल्कि सबसे ज़्यादा एमएसपी पे बिकवाने का काम किया, और एमएसपी से भी ऊंचे दाम पे उसकी फसल बिकवा करके सीधे उसके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम किया। मतलब मना लेंगे ना। आज अगर सबसे ज़्यादा इस कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल में, चाहे देश का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, किसी वर्ग का लोग, हर एक को अपनी हैसियत के मुताबिक नुकसान हुआ है। इस पीरियड में अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट में कोई रहा है तो वो किसान रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि उसके खर्चे तो इस पीरियड में सीमित हो गए। हमारे विवाह के, शादी के, दुख के, सुख के, बाजार के डे टू डे के खर्चे जो थे वो तो घट करके 20% पे आ गए। आज हमें ना टेंट लगाने की ज़रूरत है, ना मैरिज पैलेस बुक करवाने की ज़रूरत है, ना घोड़ी बुलाने की ज़रूरत है, ना बैंड बाजा बजाने की ज़रूरत है। 4 आदमी जाते हैं, सिंपल मैरिज करके अपना आ जाते हैं। ना बाजार के वो खर्चे हैं। जहाँ उसकी फसल बड़ी है वहीं उसकी फसल के दाम भी बढ़े, तो बेनिफिट में कौन रहा? किसान। तो किसान बेनिफिट में, तो जेजेपी बेनिफिट में। आप किसी किसान से इंडिविजुअल पूछें जी कि तुझे इस पीरियड में कोई नुकसान हुआ है क्या, तो अच्छा, अपनी भावना प्रकट कर देगा। ठीक। मतलब ये लगता है कि ये सब आने वाले 2-3 साल में जो डैमेज लगता है, जो परसेप्शन वाइज है ये हुआ, उसको कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब परिस्थितियाँ, चाहे वो नोटबंदी वाला हो, ये जीएसटी वाला हो, आपको लगता है वो सब सुधर गया तो ये वाला भी सुधर जाएगा। चलिए, बहुत मैंने बताया ना, हमारा अपना भी उदाहरण दिया था मैंने, चौधरी देवीलाल जी वाला, 84 वाला जी। हमने तो अनेक बार ऐसी परिस्थितियां देखी है जी, जहां हम 85 तक भी गए और 9 पे भी आए हैं। जी। ये बदलती रहती है। आईएनएलडी के लोग कहते हैं, जब मैं मिलता हूँ, मैं तो घाट घाट का पानी पीता हूँ, नारद मुनि वाली हालत है मेरी, तो कहते हैं कि ये लोग जो हंसते हैं ना, कि शशि जी आप भी जो कहते हैं कि 1 मैन पार्टी हो गई है, 1 मैन आर्मी हो गई है, आने वाले समय में जेजेपी की गाड़ी में 4 दरवाज़ा खोलने के लिए भी आदमी नहीं मिलेंगे। ये उनकी सोच हो सकती है, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, वो बेहतर रास्ता अपनाएं तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर अजय सिंह जी जेजेपी से हैं, जेजेपी पार्टी के संस्थापक हैं। आईएनएलडी में बड़ी अहम भूमिका रही है। बाद बाकी आईएनएलडी जेजेपी की क्या कहानी हुई बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है बच्चे बच्चे को के ज़बान पर वो पता है। डॉक्टर अजय सिंह से आज बात करने का बड़ा अहम मसला इसलिए था कि कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि जेजेपी को अंदर खाने कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस सरकार को में शामिल होकर के पता नहीं गलती किया नहीं किया, वो तो 3 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि ये सरकार में जाना सही था नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार से बाहर भी आते हैं तो बाकी लोग टूट करके बीजेपी में मिल जाएंगे, तो फिर जेजेपी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। तमाम तरह की बातें होती हैं। मैंने कहा इससे बेहतर क्या होगा कि जेजेपी की पूरी पॉलिटिक्स, उसकी रणनीति, उसकी मानसिकता, भविष्य की रणनीति, ये समझने के लिए डॉक्टर अजय सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और जब प्रोग्राम का नाम ही हो जब पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क, तो उस बहाने तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है।
हमने पूछ भी लिया है, आपने सुन भी लिया होगा। चेहरे का भाव, शब्द और चेहरे की मुस्कुराहट, इन तीनों को मिलाकर के पढ़िए। नमस्कार।